हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना करने वाले हैं अध्याय 42। नाम क्या है? धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे क्या क्या हुआ इनमें, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले क्या दे रखा है? 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और उसे सुधारना आवश्यक है। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से उन्हें धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया था और अतः देश के प्रत्येक भाग और प्रत्येक धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वे क्या कहलाए? धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। फिर ये सुधार बुद्धिवाद, मानवतावाद, मानव एकता और विचार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में पाश्चात्य शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर शिक्षित भारतीय में विश्व के अन्य भागों को राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित हुए और भारतीय जनता की सर्वतोन्मुखी जागृति के लिए शुरू हुए इन आंदोलनों ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी, जिससे भारत में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान और अभिमान की भावना जागृत होने लगी भारतीयों में। फिर सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क, बुद्धि एवं मानववाद को महत्व दिया। कौन दे रखा? सबसे पहले राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या वो दिया अपना, ये दे रखा सारा इनका सबसे पहले क्या दे रखा? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से की थी। फिर राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया बल्कि इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। फिर उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की। इनकी कृतियों में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रमुख है। इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। फिर राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल पत्रिका प्रकाशित की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा है? युगदूत कहा है। फिर मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किसने दी थी राजा की उपाधि इनको? अकबर ने। फिर राजा राम मोहन राय को इनका नाम वैसे क्या था? राम मोहन राय था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है और ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। फिर इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। और ये एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। फिर इन्होंने 1809 में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी और उन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाएं आत्मीय सभा 1814 से 15 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की। और आत्मीय सभा 1814 से 15 ईस्वी। फिर 1817 में डेविड हेयर डच घड़ी समाज ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज तथा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की।
फिर सामाजिक सुधार क्षेत्र में राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बेंटिंग की सहायता से प्रतिबंधित करना, मतलब कि बंद करवा दिया था सती प्रथा को। फिर उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? 1883 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के नामक स्थान पर हुई। फिर ब्रह्म समाज के दो अन्य प्रमुख नेता कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे। फिर 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। 1866 में किसमें? ब्रह्म समाज विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन और पर्दा प्रथा तथा जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया। फिर धार्मिक सामाजिक आंदोलन के केंद्र कहाँ थे? अमृतसर में, अलीगढ़, राजकोट, बम्बई, पटना, ये सारे दे रखे हैं। मद्रास में क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेद समाज की स्थापना। फिर प्रमुख संस्थान और तथा स्थापना, आत्मीय सभा 1814 से 15, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज की 1817, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 और कलकत्ता यूनिटेरियन 1821, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म समाज की ब्रह्म सभा 1828 में। फिर हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेनरी विवियन डेरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे, परंतु कुछ समय पश्चात बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनका क्या बन गया? जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। फिर 1826 में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। फिर कलकत्ता के तरुण हेनरी ने विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की क्या बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया और सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। फिर आत्मिक उन्नति व समाज सुधार के लिए दोनों संगठन कौन कौन से? एकेडमी, एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना हुई। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा तथा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। फिर हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है और इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में मैडम ब्लवात्स्की, रूसी महिला थी जो कर्नल हेनरी ओलकॉट, जो कि अमेरिका सैनिक और द्वारा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। फिर थियोसॉफी शब्द दो ग्रीक शब्दों थियोस ईश्वर और सोफिया किसे ज्ञान से बना था। फिर जिसका अर्थ क्या था? ईश्वर का ज्ञान। 1822 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ? मद्रास नगर के समीप अडियार में स्थापित किया, जो कि मद्रास में था। फिर 1897 में अल्कोट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी? अध्यक्ष बनी। भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया था। 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया। फिर आयरलैंड में होम रूलिंग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूलिंग की भी स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म कहाँ हुआ? 1820 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का ज्ञानाध्ययन किया और 1851 में संस्कृत कॉलेज की प्रधानाचार्य बने। फिर इनके अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी।
उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता, दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक क्या बना दिया, आख्यान पुरुष बना दिया। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण इन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है। विद्यासागर ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए महान कार्य किए। 1856 में कलकत्ता में पहली बार एक विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ और जिसमें विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके दो प्रमुख नेता थे, महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। रानाडे ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिर रानाडे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था, ने पूरे देश में सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाया और के उद्देश्य से उन्होंने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। फिर रानाडे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती, नहीं मिलाते तब तक। फिर गोपाल हरि देशमुख, जो कि लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिमी भारत के महान क्या थे, समाज सुधारक थे। महात्मा फुले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और 1848 में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए क्या खोला, एक स्कूल खोला। फिर 1837 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों को आश्रय प्रदान करता था, मतलब सभी धर्मों के लोग आते थे। फिर सत्यशोधक समाज का लक्ष्य क्या था, दलित जातियों के लोगों के समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव के छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना। महात्मा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों की अनुपस्थिति में विवाह समारक संपन्न कराने की प्रथा चलाई, समारोह। फिर दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई और वेद समाज ने जाति भेद का विरोध, विधवा पुनर्विवाह तथा कन्या की व्यवस्था का समर्थन किया। वेद समाज ने भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। चंबेट्टी सिद्धरालू नायडू ने वेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की शाखाएं तमिल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी स्थापित की गई। फिर कंडुकुरी वीरेशालिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के एक प्रमुख कौन थे, नेता थे। इनका जन्म 1848 में आंध्र प्रदेश के एक कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने तेलुगु सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1876 में इन्होंने तेलुगु पत्रिका प्रारंभ की, जो पूर्णतः सामाजिक सुधार कार्यों के लिए समर्पित थी। फिर उनका इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि स्त्रियों की विमुक्ति से संबंधित था। इसमें कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए किया गया कार्य भी शामिल था उनका। फिर केरल में नारायण गुरु ने दलित उद्धार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था, जिनका जन्म 1854 में एक एजवा परिवार में हुआ था। फिर नारायण गुरु ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपनी संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया अपना। फिर 1930 में नारायण गुरु ने केरल से बाहर श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की। नारायण गुरु ने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया। इनका आंदोलन अस्पृश्यता की समाप्ति को लिए था और उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्य जातियों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, मतलब कि जो छुआछूत था उसमें ज़्यादा उन जातियों को बढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर इसके मंदिरों में इसके विरोध में इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, जो भी सभी जातियों के लिए खुले थे। अरविपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की थी। फिर दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। उत्तर भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। इनका जन्म 1824 में काठियावाड़ में हुआ था और इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने रखा था, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने।
फिर दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई के आर्य समाज की स्थापना की और कुछ समय बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों कौन कौन से 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इनमें प्रथम कौन सा? वेदों का अध्ययन और शेष सभी सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। फिर दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार जो नियम बनाए थे, उनमें जाति भेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए। लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ने पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया था, लाहौर का। फिर इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। दयानंद वेदों के प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे। उन्होंने किसी के लिए वेदों की ओर चलो का नारा भी दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडिनी पताका लहराई। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौरक्षा आंदोलन था। फिर 1822 में आर्य समाज ने गाय की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना की और आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन करते थे। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का प्रयोग करने वाले ये पहले भारतीय थे। फिर एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला और जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का क्या बोलते हैं? मार्टिन लूथर कहा जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी थी? महत्वपूर्ण रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, जो कि किस में था? संस्कृत में। फिर पाखंड खंडिनी पताका 1866 में, वेद भाष्य भूमिका 1876 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में, पंचमहायज्ञ विधि 1875 में, बल्बाचार्य मत का खंडन 1875, ऋग्वेद भाष्य 1887। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाता है। फिर है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। कौन? रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। फिर रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 ईस्वी कलकत्ता के समीप तट स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गदाधर भट्टाचार्य था। शंकर वेदांत से सर्वद तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण का नाम दिया था। फिर उस समय के प्राय सभी धर्म सुधारकों ने रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? जैसे केशव चंद्र सेन और दयानंद। फिर रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में लाने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? 1 मई 1897 में। इस मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना है और इसका आदर्श वाक्य है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग मानव जाति की सेवा करना। फिर रामकृष्ण मिशन अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए सुप्रसिद्ध हो गया। मिशन ने बाढ़, अकाल, महामारियों के समय राहत कार्य किया। विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जो कि इसमें थी बंगाली में। राजयोग, कर्मयोग तथा वेदांत दर्शन उनकी क्या थी? प्रसिद्ध पुस्तकें थी। फिर मातृभूमि की दुर्दशा से वे अत्यंत दुखी थे। संपूर्ण देश की यात्रा करने पर उन्हें चारों ओर गरीबी, बौद्धिक जड़ता और भविष्य के प्रति निराशा देखने को मिली।
स्पष्ट कहा था कि अपनी इस दरिद्रता और अवंती के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतवासियों से आजीवन प्रयास करने को कहा। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। फिर 1893 में इस विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने दूसरे देशों के लोगों को बड़ा प्रभावित किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। फिर 1897 में दोबारा अमेरिका गए और इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1897 में विवेकानंद ने कलकत्ता से 2 समाचार पत्रों का हिंदी में प्रकाशन किया। कौन सा था? उद्बोधन और प्रबुद्ध भारती। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन दे रखे हैं। आत्मीय सभा, ये सारे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आत्मीय सभा संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय। कब की? 1815 में, कलकत्ता में। फिर हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकसरवाद, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। फिर ब्रह्म समाज की राम मोहन राय 1828 में, कहाँ? कलकत्ता में। फिर धर्म सभा राधाकांत देव 1829 कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। फिर मानव धर्म सभा दुर्गा राम मनसाराम 1844 सूरत। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम 1861 आगरा में। फिर भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने 1866 में, कलकत्ता में। फिर प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 बम्बई में। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, बम्बई में। फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुसलमानों में धार्मिक सामाजिक सुधारों की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली और सैयद अहमद के और बंगाल के शरीयतुल्लाह आदि नेताओं के प्रयासों से हुई थी। इन नेताओं का मानना था कि इस्लाम धर्म के विशेषता रोष के कारण ही भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। वे इस्लाम को सुधारने तथा मजबूत बनाने और इस्लामी शिक्षा की वृद्धि में अग्रसर हुए। शरीयतुल्लाह किसानों के उत्थान के लिए बंगाल में शुरू किए गए कौन से फरेंजी आंदोलन के नेता थे। उन्होंने मुसलमानों में व्याप्त जाति भेद की कुरीतियों की भी निंदा की। फिर 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ 1828 से 95 द्वारा स्थापित कलकत्ता की मुस्लिम साहित्य सभा ऐसा पहला संगठन था। इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। फिर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ के आंदोलन। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। ये कब था? 1817 से 1898। इनका जन्म मुगल दरबार के एक परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की और 1857 में ईस्वी के विद्रोह के दौरान वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे। फिर उन्होंने मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर बल दिया। 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, जिसे बाद में वैज्ञानिक समिति नाम दिया गया। इस समिति का कार्यकाल अलीगढ़ में था। इसने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित किए। फिर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना थी। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। कौन सा? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर सैयद अहमद खां और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृत का यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुसलमानों में पुनर्जागरण का प्रयास किया। उन्होंने कुछ हिंदू और मुसलमान के नेताओं के सहयोग से इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी होने के बाद भी सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थक थे। मतलब कि
एक मुस्लिम भारत और मुसलमानों की एक होने पर बल देते थे। उनका मत था कि हम हिंदू एक ही देश के निवासी है, इसलिए हम एक राष्ट्र है। हिंदू और मुसलमान एक ही देश के निवासी है, इसलिए हम एक राष्ट्र तथा देश की प्रगति हमारी एकता, पारस्परिक सद्भावना तथा प्रेम पर आश्रित है। फिर देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोई ने इस आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन सकूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था। फिर इसका दृष्टिकोण अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। साथ ही यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का भी विरोधी था। इस स्कूल के मौलवियों ने सैयद अहमद खां तथा उनकी संस्था संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया था। फिर इस आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि नेताओं का उदय हुआ और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। देवबंद शाखा ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। इसके एक अन्य प्रमुख नेता महमूद उल हसन थे। फिर अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। फिर 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा मेहदी दीने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। गुलाम अहमद पश्चिम उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन के से अत्यधिक प्रभावित थे। फिर पारसी सुधार आंदोलन। पारसी समाज के अग्रणी धर्म समाज सुधारक कौन थे? दादा भाई नौरोजी फरदूनी जी, R.K. कामा और H.S. बंगाली ने मिलकर रहनुमाई वजदाए शान सभा की स्थापना की तथा राष्ट्र गोफ्तार सत्यवादी नामक पत्रिका शुरू की थी। फिर इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए और पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। दादा भाई नौरोजी भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात। 1860 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिससे इंडिया पत्रिका का प्रकाशन होता था। फिर सिख सुधार आंदोलन। सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत 19वीं शताब्दी में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में गुरुद्वारे स्कूल कॉलेज की स्थापना की। फिर 1920 में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंधन सुधार के लिए महंतों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ और 1925 में अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। फिर निम्न जाति सुधार आंदोलन। 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में दलित संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। फिर इसका उद्देश्य सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करना था और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना की। फिर 1942 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। निम्न जाति में पैदा हुए अंबेडकर जीवन भर जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध लड़ते रहे। इन्होंने ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन दे रखे हैं। दारुल उलमो, आप ये पढ़ लेना। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम। फिर इनकी विशेषता। प्रमुख सामाजिक सुधार। बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम किसने? राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। फिर केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों की विवाह के प्रतिबंधित किया गया, रोक लगा दी गई। फिर H.S. बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर सती प्रथा। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के किसमें? एरन अभिलेख में मिलता है।
सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 का नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। फिर दास प्रथा। भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 में लिस्टर स्टेनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लास्टर से अनुरोध किया था। जिसके परिणाम क्या हुआ, दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया और 1833 में एक चार्टर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा इस प्रतिबंध को 1843 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 1860 में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। फिर विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य कौन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह कानूनी रूप का देने का अनुरोध किया था। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह के कानून मान्यता दी गई। फिर प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे और वीरेशालिंगम पुंतलू ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा स्वयं एक विधवा से विवाह किया। फिर स्त्री शिक्षा। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। फिर 1849 में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के कौन थे अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई और स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे और उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए और 1854 में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1816 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर 1826 में महिला के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई। फिर बाल हत्या की प्रथा राजपूत बंगाल में अधिक प्रचलित। किसमें थी यह प्रथा? बंगाल में अधिक प्रचलित थी और राजपूतों में। फिर इनमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था और इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। 1795 में बंगाल नियम और 1804 में और 1804 में तीन के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने के व्यापक प्रयास किए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होते यहाँ पे खत्म। धन्यवाद।